तो फ्रेंड्स नमस्कार, आपको स्वागत है जोश लीगल नॉलेज के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में है। ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर 10 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है और ये रियली इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है क्या। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो CAT, इसको हम CAT बोलेंगे, वो स्टैब्लिश इन 1985 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के अकॉर्डिंग। This central administrative tribunal is responsible for adjudication or trial of matters connected with requirement and condition of services of personal and public service in India। अब इस कैट के अंदर, मतलब मैं आपको कैट बोलूंगी, आप समझ जाना कि मैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोल रही हूँ। इस कैट के अंदर मेन जो डिस्प्यूट्स होता है वो कैसे आएंगे, वो डिस्प्यूट आपके पब्लिक सर्विसेज इंडिया के अकॉर्डिंग आएंगे। पब्लिक सर्विस जो गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती है, जैसे SSC का जो निकल रहा है वैकेंसी या कोई और सी वैकेंसी निकल रही है, उनके एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज से रिलेटेड आप कैट के अंदर जा सकते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लेटेस्ट अपडेट क्या करता है, यूनियन जो मिनिस्टर्स है ऑफ द स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो डोनर, MOS, PMO, पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस, पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोलते हैं। मतलब इससे रिलेटेड आप जा सकते, कोई पेंशन आपकी रह गई हो, आप पब्लिक सर्विस में होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट सर्विस में और उसके अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस के अकॉर्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स आ रहा है तो आप कैट में जा सकते हैं। इसको हमने कोर्ट में जाने, ट्रिब्यूनल इसलिए मेन मोटिव है कि कोर्ट के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है। तो अगर आपको ऐसे केसेस जो पब्लिक सर्विसेज के लिए होते हैं उनका एक बेनिफिट है कि वो कोर्ट में ना जाके कैट में जाए, ताकि उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है वो कम जल्दी समय में सॉल्व हो जाए। अब जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ऑन द 8 जून 2020 को उन्होंने इनोग्रेटेड किया था 18th बेंच ऑफ कैट, 18वां बेंच कैट का, कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग, जो हमारा यूनियन टेरिटरीज है आपके टाइम पे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसमें क्या है, वो वॉज क्रिएटेड बाय द एक्ट इन 1985 अंडर आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंडर आर्टिकल 323A ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये पावर दी थी कि आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकते हो, तो इन्होंने क्रिएट कर दिया। द ट्रिब्यूनल ड्राइव इट जुडिक्शन, उनका भी एक जुडिक्शन है। जुडिक्शन क्या है वो, और पावर क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, वो हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन पढ़ेंगे। जो सेक्शन क्या है, 1985 में आया था ना हमारा ये वाला एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 वाला, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके सेक्शंस के अकॉर्डिंग लॉ डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करेंगे। इट वॉज स्टैब्लिश वाया द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ऐड किया गया था, पहले से नहीं था। ट्रिब्यूनल अंडर आर्टिकल 323A कैन बी फॉर्म्ड ओनली थ्रू पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि कैट का कोई भी कुछ भी बना देंगे, पर पार्लियामेंट की सेम रिजोल्यूशन जो पास होता है लोकसभा राज्यसभा से, प्रेसिडेंट की कंसेंट बहुत जरूरी होती है, तो ये सेम प्रोसीजर है। आप किसी भी कैट को ऐसे, मतलब किसी भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को ऐसे स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो। हाउएवर आर्टिकल 320B बोलता है विच डज डील्स विद द अदर ट्रिब्यूनल इनेबल सच ट्रिब्यूनल्स टू बी फॉर्म बोथ बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 323B बोलता है कि आप अदर ट्रिब्यूनल्स भी बना सकते हैं, जैसे कि छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स होता है, जैसे कि हम आर्बिट्रेशन के थ्रू जब जाते हैं, आर्बिट्रेशन के प्रोसेस ट्रिब्यूनल में करवाते हैं, वो सारी चीजों के लिए। अब आर्टिकल 323A क्या बोलता है, ओनली फॉर ट्रिब्यूनल फॉर पब्लिक सर्विसेज मैटर के लिए होता है। ओनली 1 सर्विस एट द सेंट्रल लेवल एंड 1 फॉर ईच स्टेट और 2 और मोर स्टेट कैन बी। मतलब अगर सेंट्रल लेवल में आप कोई सर्विस कर रहे हो तो भी आप जा सकते हो कैट में, अगर आप स्टेट के अंदर कर रहे हो तो भी आप जा सकते हो। Here there is no hierarchy of the tribunal, कोई हायरार्की नहीं है कि उसके बाद ये आएगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो मैंडेट क्यों है, द मैंडेट ऑफ द कैट इज टू एजुडिकेट मैटर्स रिलेटिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सनल एंगेज इन पब्लिक सर्विस इन कंट्री के अंदर जो पब्लिक सर्विसेज है उसका मेन मैंडेट ये है कि इसमें जाने का, ताकि हमारे प्रोसीजर जल्दी हो जाए, डिस्प्यूट हमारा सॉल्व हो जाए। कोर्ट में जाके हम टाइम वेस्ट करेंगे, और कोर्ट में वैसे भी अदर रिलेटेड टॉपिक से केसेस कितने सारे डिस्प्यूट्स हैं हमारे कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट उनको सॉल्व करने में ही इतना टाइम लगाती है, तो इनको बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है, तो इनका जो काम है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक जज ही है, उसका कोई कुछ भी प्रॉब्लम है जज से, या कोई और पर्सन है जो पब्लिक सर्वेंट पे जॉब कर रहा है रेलवे के अंदर, तो अब वो अपनी जॉब को छोड़ के बार बार कोर्ट भागेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इनका एक बेनिफिट दे दिया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट था भी और है भी।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जुडिक्शन क्या है, इसमें जुडिक्शन मतलब ये केसेस कहाँ तक के हैंडल कर सकता है, मेंबर ऑफ ऑल इंडियन सर्विस, कोई भी इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन हो या कोई इंडियन सर्विस हो उससे रिलेटेड, पर्सन अपॉइंटेड टू एनी सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन, कि कोई ऐसे रिलेटेड कोई केस आ जाए जो सिविल पोस्ट पे हो, सिविलियंस अपॉइंटेड टू एनी डिफेंस, जैसे किसी डिफेंस को सर्विसेज में है, कोई पुलिस है, कोई एसडीओ है या कुछ कोई भी कमांडर है, तो उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा तो वो इसमें आ सकता है। एम्प्लॉय ऑफ पीएसयू और पब्लिक सेक्टर, पीएसयू की फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, वर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और सारे पब्लिक सेक्टर जैसे कि बैंक में हो गए, गवर्नमेंट बैंक हो गई, रेलवे के एम्प्लॉयज हो गए, वो सारे। इसका कंपोजिशन क्या है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, कैट मेंबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ एक्सपर्टाइज इन बोथ डोमेन, कि ये एक लीगल है, ऐसा नहीं है कि आप ये इलीगल है या कुछ और है, ये एक लीगल है, इसमें प्रोविजंस जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस होते हैं, सब कुछ प्रोसीजर इसके अंदर भी होता है, बट इसमें जल्दी सॉल्व हो जाता है। चेयरमैन होना चाहिए, उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का होगा या 65 ईयर्स होगा। अब देखो, अब आप ये बोलोगे 5 साल और 65 ईयर्स, मतलब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये याद रखो, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, उसके अंदर जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं ना, उनकी एज हमेशा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सोचा जाता है कि उनकी एज जो ज्यादा होगी तो वो इतने एक्सपीरियंस होंगे, तो जो जल्दी से जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उनका टाइम पीरियड वैसे 5 ईयर का होता है बेसिकली, बट अगर उनकी 65 ईयर्स है, मतलब जैसे कि मान लो एक पर्सन है वो 62 ईयर्स पे अपॉइंट हुआ, तो उसका टाइम पीरियड कितना तक जाएगा, 65 ईयर तक जाएगा, तो मतलब 67 ईयर तक जाएगा। बट यहाँ पर बोल दिया गया है कि 65 ईयर तक ही उनका टाइम टेबल वो टेन्योर है वो वहां तक जाएगा, जो भी कम होगा उसके अकॉर्डिंग। तो शुड बी एन एससी, सुप्रीम कोर्ट जजेस होना चाहिए या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, वही चेयरपर्सन बनेंगे। वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं टेन्योर ऑफ 5 ईयर और 62 ईयर ऑफ एज, वही है सेम। अगर वाइस प्रेसिडेंट को वाइस चेयरपर्सन जो पर्सन है, चेयरपर्सन नहीं, वाइस चेयरपर्सन जो पर्सन है उसकी एज 62 ईयर्स ऑफ एज हो, उसके अकॉर्डिंग विच एवर इज अर्लियर अदर मेंबर, ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाएंगे। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है, द ट्रिब्यूनल हैज बीन कन्फर्ड द पावर टू एक्सरसाइज द सेम जुडिक्शन एंड अथॉरिटी रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ एज अ हाई कोर्ट। जैसे कि हाई कोर्ट के अंदर होता है ना कि वो कोई भी कंटेम्प्ट करता है तो उसके पास पावर होती है कि वो उन लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दे सके, एक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे ट्रिब्यूनल के पास भी पावर होती है कि अगर ट्रिब्यूनल के अंदर कोई भी मेंबर सही से काम नहीं कर रहा है या उसने कोई कंटेम्प्ट कर दिया तो वो पनिशमेंट उनको प्रोवाइड कर सकता है, पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दे दिया और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो यू हैव टू एन ऑप्शन टू गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पहले तो हाई कोर्ट था बट अब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। चंद्र कुमार केस में आता है 1997 के अंदर। द कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में क्या होंगे, 17 बेंचेज है हमारी पूरी टोटल कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर 17 बेंचेज और 21 सर्किट बेंचेज। आप ये बोल सकते हो इनके सब ऑर्डिनेट जो बेंचेज होते हैं वो। कैट का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, डील विद द मैटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो भी मैटर होता है वो गवर्नमेंट का मैटर होना चाहिए, चाहे वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का हो या किसी का भी हो। इन डिसाइडिंग केसेस द ट्रिब्यूनल इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और ये ट्रिब्यूनल है किसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा, नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग। इट इज नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर, सीपीसी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट डिसाइड द सैलरीज, इमोल्यूमेंट्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द ट्रिब्यूनल एम्प्लॉइज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि जो इसके अंदर जो मेंबर वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, क्या इमोल्यूमेंट्स मिलना चाहिए, कंडीशंस क्या है सर्विस की वो। A petitioner can either appear in person before the tribunal or take the help of a legal practitioner. A petitioner can either appear in person before, देखिए वो खुद भी अपीयर हो सकते हैं या किसी प्रैक्टिशनर लीगल किसी एडवोकेट के थ्रू भी वो अपीयर हो सकते हैं। अपने केस को आप कह सकते हो, अपने केस को वो उसके अंदर लेके आ सकते हैं ट्रिब्यूनल के अंदर। कितने मेंबर हैं आज के टाइम पे कैट के अंदर, 66 मेंबर इंक्लूडिंग ऑल द बेंचेस के अंदर। यहाँ पर बेंचेस बोला है, यहाँ पर जो भी इसके अदर बेंचेस थे ना जो हमने पढ़ा था सब बेंचेस उसके नहीं बोला, बस बेंचेस के बोले हैं। क्या इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नो, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 10 मार्क्स। सो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एट द एंड, थैंक यू।